नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश में एक बार फिर से रीटो उत्सव शुरू हो रहा है। कल से रीट की परीक्षा शुरू हो रही है। 16 लाख के आसपास परीक्षार्थी हैं। ज्यादातर परीक्षा के लिए घर से निकल भी चुके हैं। सरकार ने मुफ्त यात्रा की सौगात दी। कई जगहों पर किसी ने खाने की, किसी ने पानी पीने की व्यवस्थाएं, किसी ने रुकने की व्यवस्थाएं कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यात्रा के दौरान परीक्षार्थियों को यात्राएं नहीं होंगी, इसकी कोई गारंटी ले रहा है? सवाल यह भी कि क्या सभी वक्त पर सेंटर पहुंच जाएंगे, ये व्यवस्था क्या पुख्ता की गई है? सवाल यह भी कि क्या रीट में जो गलतियां पहले हुई वो रिपीट तो नहीं होंगी? सवाल यह भी कि क्या इस बार बिना गड़बड़ी के परीक्षा संपन्न होगी? यह भरोसा क्या सरकार परीक्षार्थियों में पैदा कर पाई है? सवाल यह भी कि आपको परीक्षा में बैठने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है और अंतिम कुछ घंटों में कैसे तैयारी करनी है और खुद को परीक्षा के लिए कैसे तैयार करना है। आपको हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि हम आपको कराएंगे रीट का मेडिटेशन, ताकि आप अच्छे से परीक्षा दे पाए। सबसे पहले आपको कुछ जानकारियां देते हैं कि रीट को लेकर इस बार कितने परीक्षार्थी, कितने सेंटर और क्या कुछ खास रहने वाला है। उसके बाद आपको मेहमानों के जरिए समझाएंगे भी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले रीट के लिए प्रदेश भर की बात की जाए तो 16 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं जो हिस्सा लेंगे। 23 जुलाई को एक पारी में रीट लेवल 1 का एग्जाम होगा। रीट लेवल 1 की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। वहीं लेवल 2 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। इसके अलावा 24 जुलाई को दोनों पारियों में लेवल 2 के लिए परीक्षा होगी। यह हम आपको पूरी डिटेलिंग दे रहे हैं। कक्षा 6 से 8 तक के लिए रीट लेवल 2 की परीक्षा और कक्षा 1 से 5 तक के लिए रीट लेवल 1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। एग्जाम सेंटर में 1 घंटे पहले तक भी प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थियों के लिए 6 दिन मुफ्त परिवहन की सुविधा दी गई है और 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन इससे इतर अब हम आपको बताते हैं कि जब आप सेंटर जाएंगे, पहले तो आप 1 घंटे पहले कम से कम पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें परीक्षार्थी इसलिए रो रहे होते हैं क्योंकि वो परीक्षा शुरू होने से कोई 30 मिनट पहले, कोई 35 मिनट पहले पहुंचता है और उनको प्रवेश नहीं दिया जाता। लेकिन वो भी बहुत से परीक्षार्थी होते हैं जो इससे परेशान होता है कि उसको ये नहीं पता कि क्या लेके जाना, क्या नहीं लेके जाना। तो रीट सेंटर के लिए निर्देश जो जारी किए गए हैं वो आपको बता रहे हैं। घड़ियां, पेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट, ये सब बैन है। इनमें से किसी को पहनकर आपको नहीं जाना है। किसी भी प्रकार की ज्वेलरी, पर्स, हैंडबैग, ये भी परीक्षा केंद्र नहीं ले जा पाएंगे। मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर जैसी डिवाइस बैन है, इनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर मास्क आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, आपको खुद नहीं लेकर जाना। परीक्षार्थी केंद्रों पर खुद के मास्क का इस्तेमाल ना करें और सभी बड़े शहरों में अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। यह दरअसल वो जानकारी जो हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको परीक्षा केंद्र में जाने के बाद समस्या ना हो। लेकिन अपने खास मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ पूर्व कलेक्टर, वरिष्ठ अधिकारी रहे जगरूप यादव जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनोचिकित्सक गौतम जी जुड़ गए हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ मोटिवेशनल कहिए या फिर हिंदी के एक अच्छे ज्ञाता मानव जुड़ गए हैं। शुरुआत जगरूप जी आपके साथ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल व्यवस्थाओं का है। सर, बच्चा तो परीक्षा देकर चला जाएगा, जाने और आने के बीच में व्यवस्थाएं होती है। आपको लगता है कि जो पुरानी गलतियां हमने की हैं, जो पुराने ब्लंडर्स हमने किए हैं, उनसे हम कुछ सीखकर इस परीक्षा को एक नजीर बना पाएंगे कि हाँ, हम अच्छे से बिना गलतियों के, बिना गड़बड़ी के एक परीक्षा संपन्न करा सकते हैं? विजेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ये बहुत ही रोचक है कि परीक्षा कराने की तैयारी भी शासन और प्रशासन को लगभग ऐसे करनी पड़ती है जैसे कोई युद्ध की तैयारी की जा रही है। जी, आप देख सकते हैं कि बहुत व्यापक प्रबंधन किया जाता है। जैसे यातायात कंपोनेंट का भी राज्य सरकार ने
छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार शासन प्रशासन ने उनको निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर भी बहुत व्यापक प्रबंधन किया जा रहा है। जो प्रत्यार्थी हैं जो आते हैं उनको 1 घंटे पूर्व प्रवेश दिया जाएगा, 2 घंटे पहले उनसे उम्मीद की जाती है कि वो पहुंचेंगे। साथ में कुछ गैजेट्स वगैरह जो डिसअलाउड है उनकी फहरिस्त भी बताई गई है। और एक तरह से ये सुनिश्चित करे जाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि परीक्षा फ्री हो और फेयर हो और इसमें किसी भी तरह की अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं हो। लेकिन बेरोजगारी की भयावहता के चलते और सरकारी नौकरी पर अधिक निर्भरता के चलते आप देख सकते हैं कि सभी प्रदेशों में ख़ास तौर से जो PCS लेवल के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या अभ्यर्थिता या प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उनका आयोजन करना काफ़ी दुष्कर कार्य हो गया है जी। और सने सने आप ये भी देख सकते हैं कि सभी जगह इनको चुनौतियों के लिए एक से एक टूल लाए जा रहे हैं। मैं प्रशंसा करूंगा इस बात की कि इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए राजस्थान सरकार ने अभी एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसमें ये किया है कि इस तरह की परीक्षा जो है प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें यदि कोई नकल करते हुए पाया जाएगा तो 3 साल की उसको कारावास मिलेगी और 1 लाख रुपए का उसको दंड मिलेगा। और कोई नकल में अगर गिरोह है या किसी तरह से नकल में सहयोग करता है या कह सकते हो कि पर्चा आउट कराने के आयोजन प्रयोजन से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए भी 10 साल तक की सजा, 5 से 10 साल तक की सजा। अपने देश में कुछ ऐसे भी कानून हैं जिसमें फांसी तक की सजा है लेकिन वो अपराध होते हैं। मेरा सवाल ये कि क्या वाकई में इससे डर पैदा हो सकता है और एक निष्पक्ष, विजेंद्र जी ये तो देखिए अभी बिल है कि हम कोई एग्जाम करा सकते हैं। विजेंद्र जी बिल है और ये मतलब सर्वप्रथम तो ये स्वागत योग्य। अब इसका क्रियान्वयन कैसे होता है ये तो क्रियान्वयन भी इच्छा शक्ति पे अगर। अच्छा, कलेक्टर की भूमिका कितनी होती है? कलेक्टर की बहुत इसमें महती भूमिका है। जैसे क्योंकि जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन होता है सर्वप्रथम तो जो ट्रेजरी है उसमें पेपर निक्षेप किए जाते हैं, डिपॉजिट वहीं पे होते हैं और कलेक्ट्रेट में कोई एक मतलब अपर कलेक्टर इसके लिए परीक्षा का मुख्य नियंत्रक होता है। वहीं से जैसे प्रमुख रूप से जो विभाग परीक्षा कराता है उसके तो नियंत्रक होते ही हैं लेकिन जनरल सुपरिंटेंडेंस का जिला कलेक्टर का भी होता है। वो फ्लाइंग भी गठित करते हैं और प्रायोगिक तौर पे कुछ जांच भी करते हैं और अपने हिसाब से भी उसके लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स भेजते हैं। तो मैं समझता हूं कलेक्टर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और शासन और प्रशासन में पुलिस में भी जैसे आज पेपर आउट नहीं हो, किसी तरह के नकल गिरोह सक्रिय नहीं हो तो आज ATS है ये देखती है और उनको सूचना तंत्र बहुत सारी लाइनों पे जैसे इंटरसेप्टर लगाए जाते हैं और उन्हीं के चलते बहुत सारे पिछले समय में बहुत सारी परीक्षाओं में आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो पेपर स्कैम से जुड़े हुए लोग थे और जो इस तरह के थे उनमें ये चीजें आउट भी हुई हैं। साथ ही जैसे परीक्षा तो इतना है कि जो बाहर डिटेक्टर लगाया जाता है या मैं कहूं जो परीक्षा केंद्र का दरवाजा है बस उसके अंदर चीजें ना जाएं, बाहर चलती रहें चीजें जो चलनी है, अंदर नहीं जाएंगी तो बच्चों को परेशानी नहीं होगी। राजेंद्र जी जिस तरीके से चीजों को हाईटेक किया जा रहा है, कह रहे हैं CCTV कैमरे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मॉनिटरिंग करेंगे लगातार, मेटल डिटेक्टर लगा देंगे बाहर, क्या पुलिसिंग वाकई में इसके लिए तैयार है? कितनी बड़ी परीक्षा में वो 0 एरर के साथ संपन्न करा सके? क्योंकि एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी उन्हीं की बनेगी। बिल्कुल, मैं विजेंद्र जी आपसे कहना चाहूँगा कि ये सारे टूल्स हैं जो सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह से कोई परीक्षार्थी व्यक्तिगत स्तर पे किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करे तो उसके लिए जैसे मेटल डिटेक्टर लगाए जाते हैं, स्क्रीनिंग की जाती है और ये उनकी फ्रिस्किंग ठीक से की जाती है। ये तो इंडिविजुअल लेवल पे है लेकिन ये परीक्षा केंद्र पे ही व्यवस्था करना सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि जो परीक्षा आयोजन करने में जैसे खास तौर से परीक्षा को दूषित करने में जो बाह्य कारक इसमें रहते हैं, खास तौर से पेपर आउट कराने वाले, नकल कराने वाले गिरोह, उनको तकनीक का सहारा लेके वो ब्लूटूथ वगैरह ठीक है आपने डिटेक्ट कर लिया, उनके जरिए पेपर आउट कराना। आपने जैसे पिछले परीक्षा में देखा होगा कि स्कूल का प्रशासन उनसे मिल गया और किस तरह से उन्होंने जैसे काट के बक्से को और उससे पेपर निकाल लिया। ठीक है सर, तो मैं कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत और ये बहुआयामी समस्या है। ठीक है राजेंद्र जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि पुलिस इस सब के लिए वाकई में तैयार है? क्योंकि बहुत से काम वैसे भी हैं। अभी 7,000 पुलिस कर्मियों को तो अवैध खनन को रोकने के लिए लगा दिया गया पूरे स्टेट के अंदर अलग अलग जिलों में। अब 16 लाख बच्चों को परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं उनके कंधों पर है। राजेंद्र जी, ये राजस्थान पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है
पहले से ही राजस्थान पुलिस में करीब 20 से लेकर 25% जाब्ते की कमी चल रही है। जैसा आपने भी बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए 7,000 आदमी उधर लगेंगे। इस तरह की जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, इनका आयोजन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसको इस रूप में देखा जाता है कि पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है, पेपर जहां लोगों ने चयन किए हैं प्रश्नों के, वहां से ये चयन शुरू होती है। प्रश्न छपने कहाँ छपे, प्रश्न पत्र कहाँ छपेंगे, फिर जहाँ से छपे हैं वहाँ से किस तरह से केंद्रों में पहुँचाए जाएंगे, वहाँ किस तरह से वो सुरक्षित रहे, और उसके बाद जिस दिन परीक्षा आयोजित होगी उस दिन वो पेपर सही तरीके से सारे सेंटरों में परीक्षार्थियों तक पहुँच जाए। ये 4 लेवल की इसमें सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह के जो गिरोह है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। और जैसा अभी जगरूप सिंह जी यादव साहब ने कहा, पुलिस ज्यादा हाईटेक हुई है सर या गिरोह ज्यादा हाईटेक हुए? नहीं, वो दरअसल में क्या है, राजस्थान पुलिस के पास में तो और भी चैलेंजेस हैं जी, और उन चैलेंजेस में उसका ज़्यादा शक्ति और समय उसमें लगता है। अच्छा, और गिरोह के लिए परीक्षा भी आग के जैसा कि हमें परीक्षा भी उनके लिए एक बहुत बड़ी बस। चैलेंज के रूप में आई है, चुनौती के रूप में आई है। तो निश्चित रूप से उनको इसमें पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी, पूरा आपका विजन उनको पूरा क्लियर रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ऐसे अपराधी जो इस तरह के अपराध करने के अभ्यस्त रहे, उनके ऊपर विशेष रूप से निगरानी रखनी पड़ेगी। उनकी प्रेजेंस कहाँ है, उनको अभी से ही उनको ट्रैक करके रखना पड़ेगा। उनके मोबाइल फ़ोन हैं, उनको सर्विलेंस पे रखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आने वाला दौर वो भी हो सकता है कि जब कोई परीक्षा होगी तो उससे पहले पूरे प्रदेश के अंदर 1000-1500 लोगों को थाने में डाल दिया जाएगा? नहीं, थाने में नहीं, उनके मोबाइल फ़ोन है, उनको आप बिल्कुल सर्विलेंस पे रख सकते हो। सर्विलेंस पे रखोगे तो उनकी एक्टिविटीज़ का पूरा पता लग जाएगा। और जो आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पहले इस तरह के चालान हो चुके हैं, उन लोगों को शांति भंग के उनमें 151 के अंदर उनको रखना चाहिए, पुलिस स्टेशन पे रखना चाहिए, पाबंद करके रखना चाहिए। मानो क्योंकि आप लगातार बच्चों के संपर्क में भी रहते हैं। पिछली बार जब रीट का पेपर हुआ तब भी आप हमारे साथ जुड़े, फिर रीट को लेकर जो सवाल खड़े हुए, लोगों में जो आक्रोश हुआ, उस वक्त भी आप हमारे साथ जुड़े। और दोबारा रीट का आयोजन हो रहा है। जो बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हैं, क्या उनके जहन में 1% भी ये संदेह है कि हम मेहनत तो बड़ी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा हमें इसी पेपर के लिए फिर बैठना पड़ जाए? देखिए सर, जैसा कि पिछली बार की नाकामी रही है, उसके बाद ये तो निश्चित है कि विद्यार्थियों में डर तो है, लेकिन चूंकि पहले ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम था, इस बार ये पात्रता परीक्षा है, तो चूंकि रीट पात्रता परीक्षा है तो डर तो उतना नहीं है, क्योंकि पहले तनाव ज़्यादा था, अगर चूक गए तो नौकरी से वंचित रह जाएंगे। इस बार ग्रेड 3 के एग्ज़ाम देंगे, सरकार ने उसके लिए सिलेबस भी अभी आने पर है, सरकार की पूरी तैयारी उस पर पहले से है। तो रीट में केवल 90 नंबर लाने का अब उनके ऊपर एक प्रेशर है। और निश्चित रूप से विद्यार्थी इतना डर में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि रीट का जो उसके बहुत पहले से डर उसके मन में बैठा हुआ था वो भी गया नहीं है। मैं लगातार अभी हम लोग पिछले 72 घंटे से मैराथन क्लासेस ले रहे हैं, तो वहाँ भी बच्चों का ये है कि बच्चों के बीच बीच में कमेंट आते ही हैं कि सर अब कोई राम कृपाल तो पैदा नहीं हो जाएगा, अब कोई बत्ती लाल तो नहीं आएगा। डर तो थोड़ा सा है, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पता है कि 90 नंबर लाने हैं, 150 में से ले आएंगे, तो इतना डर भी नहीं है। अच्छा, ये तो नहीं पढ़ाया जा रहा ना कि बत्ती लाल बना कैसे जाए? नहीं सर, बच्चे तो क्या है कि जो अपराधी होता है ना, वो सब परिस्थितियों के आधार पे स्वतः पैदा होते हैं। तो बच्चों को तो हम लोग तो ये थोड़ी सिखाएंगे कि बस ये है कि बच्चों को पता है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति आए या कोई भी ऐसा बदमाश व्यक्ति भी आए, मेहनत का परिणाम कोई रोक नहीं सकता। मेहनत है तो उसे रोकेंगे नहीं, सरकार भी कहाँ तक करेगी, उसे अपने नंबर तो लाने वो ले आएगा। जी गौतम जी, मनोवृत्ति में समझना चाहूंगा सर, बच्चों की इस वक्त क्या चल रही होगी, किस तरीके की एंजाइटी होती है, और क्या इस दौर में कुछ बच्चे इस तरीके के आते हैं कि परीक्षा बड़ी है, हम थोड़े से अलग तरीके से असहाय महसूस कर रहे हैं? कुछ बताइए किस तरीके से बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में बैठे। देखिए सब एग्ज़ाम के पहले भी बच्चों का कुछ तो एंग्जाइटी होता है, कुछ एंग्जाइटी परीक्षा के लिए भी अच्छा है, ज़्यादा नहीं, कुछ एंग्जाइटी रहना चाहिए। बट ये भी बात है जो आलोचना चल रहा था, जो पहले भी एक बार उस लोगों का शायद वो धोखा ही बोलेंगे, जो एग्ज़ाम दिया था उसका बाद में उसका रिजल्ट नहीं आया, गलती हुआ। बट हम सब बच्चों को एक ही बात बोल सकता है, भाई तुम लोग एक चीज़ सोचो, ये एक फ्रेश एग्ज़ाम है, मन में कोई नेगेटिविटी मत रखो, को क्या हुआ पास्ट में, क्या होगा फ्यूचर में, यू जस्ट थिंक ऑफ योर प्रेजेंट। तुम्हारा प्रिपरेशन हुआ,
सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, एग्ज़ाम का पहले दिन नींद अच्छा से ले लो और फ्रेश एग्ज़ाम के लिए जाओ। तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा हुआ तो तुम्हारा कामयाब होंगे। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन अबाउट दैट, जस्ट बी फ्री एंड बी पॉजिटिव। और बच्चे जिस तरीके से सुबह सुबह शुरू होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबी लंबी यात्रा अंतिम दौर में करते हैं, फिर भागते भागते परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं, फिर गिड़गिड़ाते हैं गेट कीपर से कि 2 ही मिनट तो लेट हुए, हमें अंदर जाने दीजिए। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक ही बात बोलेंगे बच्चे को और उसको पेरेंट्स को भी, गार्जियन को भी, जो आप लोग 1 घंटा पहले जितने टाइम दिया उसका भी 1 घंटा पहले उसका पास पहुंच जाओ, सेंटर के पास, उसका पास रहेंगे, फ्रेंड से मिलो, गल्प करो। 1 घंटा कम पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो उसका जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो फ्रीनेस है मन में, उसका आंसर बहुत अच्छा से देंगे। अच्छा, जो दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते किताबों को पलटते रहते हैं, देखिए ये तो कुछ स्टूडेंट्स का हैबिट था, इवन दोज आर द गुड स्टूडेंट्स, उसका भी है। बट मेरा बात है परीक्षा से हाफ एन आवर 1 आवर पहले से तुम जस्ट रिलैक्स करो, मन में शांत करो, फ्री रहो, उसमें एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा तुम्हारा। कोई टेंशन में मत रहो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, हम लोग देंगे, हो जाएंगे। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा मत सोचो, प्रेजेंट का सोचो, अभी क्या होंगे। हमारा काम परीक्षा देना है, देंगे। गीता में बोल रहा है तुम काम कर जाओ, फल में अपेक्षा मत करो, तुम काम करो, फल मिल जाएंगे। फल की तो वैसे भी वर्तमान स्थिति में कोई अपेक्षा कर नहीं रहा है, क्योंकि फिर भी एक लंबा दौर चलता है, कोर्ट चली जाती है, फिर वापस आती है, फिर कोर्ट चली जाती है, फिर पेंडेंसी बढ़ जाती है, फिर अगली परीक्षा आ जाती है। बहुत कुछ है सर झमेला इस चीज को लेके। बेरोजगार ऐसे ही परेशान नहीं है, लेकिन हम लोग को सोचना है हमारा हाथ में कौन कौन चीज है, हमें तो परीक्षा ही देनी है, कर्म करना है, हमारा क्या कर सकते हैं? कर्म करना है। जी जगरूप जी, मेरे जहन में हमेशा सवाल होता है सर, जब इस तरीके की परीक्षाएं होती हैं कि उदयपुर का बच्चा जयपुर आके परीक्षा दे रहा होता है, जयपुर का बच्चा उदयपुर में जाके परीक्षा दे रहा होता है। अब इसमें 2 चीजों का मुझे एक बड़ा नुकसान दिखाई देता है। एक, उस बच्चे का कीमती वक्त जो वो उस सफर में निकालता है, और दूसरा उसी आम आदमी का पैसा जो फ्री सेवा के जरिए खर्च हो रहा होता है। ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती कि जो जिस जिले का है उस जिले के अंदर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर में उसका सेंटर पड़े, वो वहां से व्यवहारिक भी है, परिवार के लिए भी आसानी हो, बच्चे का भी वक्त मिले, वक्त बच जाए और सरकार का पैसा भी बच जाए। ये व्यवस्था क्यों नहीं होती? विजेंद्र जी, ये डेलिबरेटली पहले संभवतः इसी तरह का होता था, जो जिस जोन के थे उसी में परीक्षार्थियों को परीक्षा देने को अनुमति किया जाता था। लेकिन ये देखते हुए, कुछ नकल गिरोह की सक्रियताओं को देखते हुए, नकल गिरोह स्थानीय संबंधों की वजह से अधिक पैदा होते हैं। तो ये अंतरण जो डिवीजन का अंतरण किया या जिला बदर अंतरण किया, तो सर बच्चा को भुगते करना है तो बच्चा तो देखिए कर दीजिए इस दौरान। एक दिन की मैं जो मनोवैज्ञानिक साहब ने बताई उनकी बात से सहमत हूँ। परफॉर्मेंस एंजाइटी इज गुड, और कुछ लेवल पे ठीक भी होती है, और कहते भी हैं कि भाई जिंदगी निकली मुसलसल इम्तिहान दर इम्तिहान, जिंदगी को दास्तां ही दास्तां समझा था मैं। परीक्षा वो का दिन वो मुकर्रर नहीं होता जिस रोज परीक्षार्थी परीक्षा देता है। परीक्षा तो मुसलसल है। जैसे ही आप किसी, चाहे पात्रता परीक्षा हो, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे इवन आपकी एकेडमिक परीक्षा भी हो, परीक्षा का एक प्रेशर अगर यथेष्ट रूप से विद्यार्थी पर रहता है तो वो समय पूर्व तैयारी करता है। और ट्रैवलिंग टाइम, जैसे बेसिक सवाल है, सिस्टम की नाकामी, विभाग की नाकामी का खामियाजा बच्चा क्यों भुगता? ये सिस्टम की नाकामी नहीं, पूरे तंत्र में आप देखिए नकल गिरोह सरकारें नहीं चाहती। मैं इच्छा शक्ति का प्रशंसा पुनः करना चाहूंगा कि देखिए नकल अगर इस तरह की परीक्षा में होती तो उसको लिए दंड के प्रावधान काफी स्ट्राइजेंट किए गए हैं, और ये अगर क्रियान्वयन ठीक से होगा तो इससे रोक भी लगेगी। पुलिस अपने बहुत सारे फराइज के अतिरिक्त भी इन सारी परीक्षाओं को चुनौतीपूर्ण लेती है, और फिर भी आप देखिए कहीं ना कहीं सारे ही प्रदेशों में, राजस्थान में नहीं, आप देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जो स्थानीय परीक्षाएं, खास तौर से प्रादेशिक स्तर की परीक्षाएं, उनका आयोजन संयोजन ठीक से नहीं हो पा रहा। ठीक है सर, मेरे पास अब वक्त की कमी है मानो। क्या ये बच्चों के ज़हन में सवाल होते हैं ये कि भाई हम 250 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जा रहे हैं, ये सवाल होते हैं कि बच्चों के सहन? अपनी बात के साथ ये भी बताइए। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछली बार भी फर्स्ट इंडिया पे जब मैं उपस्थित था तो ये आपने मुद्दा उठाया था जी। इस बार मैं जानकारी के लिए बताना चाह रहा था कि प्रशासन ने बहुत दूर सेंटर नहीं दिए हैं। ठीक है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को अपने वही 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के एरिया में रखा है, गर्ल्स को तो और भी नज़दीक भी रखा है।
तो इस बार जो पहले की समस्या थी कि बहुत दरबदर किया और बहुत अलग जिले से अलग कर दिया, वो व्यवस्था नहीं वो है, इस तरह की व्यवस्था नहीं है इस बार। और लेकिन इस बार क्या है, सरकार ने थोड़ा सा एक विद्यार्थियों को जो एग्जाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन को आगे लागू किया है। अब पात्रता में जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो प्रॉब्लम ये है कि रीट लेवल 2 वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी सुबह पेपर होगा, शाम को पेपर होगा। अब उनको 90 नंबर 150 में से लाने हैं, लेकिन अगर वहाँ नॉर्मलाइजेशन की वजह से अगर किसी विद्यार्थी के 90 या की जगह 100 नंबर भी आ रहे हैं तब भी वो श्योर नहीं है कि वो सिलेक्शन हो जाएगा, और किसी के 80 आ रहे हैं तब भी वो इस डर में है कि इस भाव में है कि हो सकता है मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के कारण परसेंटेज बढ़ सकती है, नंबर बढ़ सकते हैं। तो सरकार ने ये नया थोड़ा सा किया है, और साथ के साथ आपने जो कहा वो थोड़ा सा सेंटर नज़दीक रखने की कोशिश की है। चलो ये फिर एक अच्छी बात है। राजेंद्र जी, क्या मानकर चलें कल के लिए पूरी पुलिसिंग तैयार है? नहीं, ये बात विजेंद्र जी, पुलिस तो पूरी तैयार है, परंतु क्या है कि हमारे यहाँ जो कानून है थोड़ा कमज़ोर है। कानून है, अभी बनाया भी है इन्होंने, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, ये आपके भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग है इसको रोकने के लिए। परंतु जैसा आपने यूपी में देखा, जब यूपी में इस तरह की परीक्षाएँ पेपर लीक हुए तो उन्होंने जो सख्ती दिखाई थी उसके बाद पूरी तरह से मामला नियंत्रण में आ गया था जी। तो मैं समझता हूँ इसमें सख्ती की ज़्यादा आवश्यकता है। सख्ती का मतलब बताइए। सख्ती का मतलब यही है कि आप जैसे जो भी अपराधी हैं उनके साथ में उनकी जो संपत्तियां हैं जब्त करने का, हालांकि इस एक्ट में भी प्रावधान किया है, उनकी संपत्तियों को बिल्कुल जो भी नाजायज संपत्तियां उनको नष्ट करने का जिस तरह से किया गया यूपी के अंदर, तो इसका एक व्यापक प्रभाव। अब ये कह रहे हैं 10-5 कार्रवाई अगर राजस्थान में ऐसी हो जाए तो डर पैदा हो। एक जो मैं सबसे आपको विजेंद्र जी, इसका आप ये समस्या इतनी बड़ी है, इसका इन बातों से समाधान होने वाला नहीं है। मेरा तो राजस्थान सरकार से एक सुझाव है कि वो हर जिले पे, 33 जिले हमारे, हर जिले में करीब 2000 परीक्षार्थियों के लिए एक ऐसे हाईटेक परीक्षा भवन बनाए। तो परीक्षाएं तो रोज होती रहती, कभी पुलिस की है, कभी पटवारी की है, कभी वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार तो एक मॉडर्न हर डिस्ट्रिक्ट पे 2000 लोगों की परीक्षा का, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हों। सर मैं उम्मीद करूंगा ये बात तक पहुंचे, क्योंकि ज्यादातर जो मेटल डिटेक्टर्स वगैरह प्राइवेट सेक्टर से होते हैं, पूरी सुविधाएं हो, उसमें पूरा स्टाफ पहले से छांट के लगाया जाए, उनके अंदर बिल्कुल जिस तरह से लॉकर्स होते हैं उस तरह के लॉकर की व्यवस्था हो, तब ये जाके एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकलेगा। ठीक है सर, इस पर अलग से किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि वाकई में एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन गौतम जी, डर के आगे जीत है, कोई गुरु मंत्र जो आप देना चाहें? एक ही चीज पहले भी बोला, जो भी है तुम पॉजिटिवली जाओ, तुम प्रिपरेशन करेंगे तो तुम्हारा चांस मिलेंगे ही जी। कोई everything has some restricted. Sometimes we are talking about the reservation. Sometimes only we have open 35% seats. Sometimes we are talking about that examination hall जो बोल रहा था इतने गोलमाल, इतने irregularities हो रहा है, बट फिर भी हम बोलता है जो लोग कोशिश करता है उसका चांस मिलता है। डोंट थिंक एनी नेगेटिव थिंकिंग, जस्ट थिंक पॉजिटिवली। तुम्हारा प्रिपरेशन है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगरू जी आपका भी शुक्रिया, राजेंद्र जी और मानव आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सब मुस्कुराइए जो भी परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि आपने जो महीनों भर मेहनत की है ना, या कईयों ने साल भर भी मेहनत की है, अब उस परीक्षा की घड़ी आ रही है, तो मुस्कुराइए, क्योंकि जितनी मेहनत आपने की उसका फल अब आपको मिलने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार।